गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता ही चला होगा पहले कि आज हम किस बात की चर्चा के लिए लाइव हैं। आप इस पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंस वैल्यू एडिशन बैच। बात ये थी कि अभी पिछले कुछ दिनों में दो रिजल्ट आए। एक रिजल्ट आया आरएस भर्ती का अंतिम परिणाम, कुछ विद्यार्थी सिलेक्ट हुए, उसके अंदर कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक आरएस भर्ती जो अभी रिसेंट वाली चल रही है, उसके मेंस का रिजल्ट आया, इंटरव्यू कॉल हुए। वही बात, कुछ लोग इंटरव्यू कॉल के लिए सिलेक्ट हुए, कुछ लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए। हालांकि खूब सारे ऐसे लोग भी हैं जो अंतिम परिणाम वाला जो 2023 वाली भर्ती थी, उसके जो इंटरव्यू वाले कैंडिडेट थे, जिनके सिलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो बहुत सारे लोग भी इस बार भी इंटरव्यू देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस बार नहीं सिलेक्ट हो पाए, या इस बार ही दे रहे थे पहली बार मेंस, वो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो उन लोगों के सामने एक सवाल रहता है कि अब क्या किया जाना चाहिए। कोई स्टूडेंट जब कोचिंग करता है तो कोचिंग के साथ में उसका एक टाइम टेबल सेट रहता है कि मैं कोचिंग जाऊंगा, कोचिंग में जो मुझे 6 घंटे में पढ़ाया जाएगा वो घर पे आकर रिवीजन करूंगा। हर मंडे को या हर 10वें दिन जब भी मेरा टेस्ट होगा, उस टेस्ट के लिए तैयार करूंगा। कोचिंग में चूंकि हम उसको बताते हैं कि पीवाईक्यू निकालने हैं, पुराने क्वेश्चन निकालने हैं, तो ऑब्जेक्टिव पुराने क्वेश्चन निकालेगा। हम उसको यह भी कहते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, तो आंसर भी लिखता है। और हमारी एक पूरी डेडिकेटेड टीम इसके लिए बैठी रहती है, जिनमें से खूब सारे विद्यार्थियों का इस बार अंतिम परिणाम में सिलेक्शन हुआ, आरएस बने हैं वो, जो कॉपियां चेक करते हैं, जो बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो हमने कहा भाई ये ठीक है, वो इसके अनुसार तैयारी कर लेता है कि वो कोचिंग आ जाता है, वो डेली की पढ़ाई कर लेता है, वो जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेता है, वो पीवाईक्यू भी निकाल लेता है, उसका एक पूरा सेट टाइम टेबल रहता है। जब कोचिंग समाप्त हो जाती है और सामने जो वैकेंसी होती है, तो फिर वो टेस्ट सीरीज के अनुसार कर लेता है एक बार, क्योंकि उसको टारगेट दिख रहा होता है कि इतने दिन बाद मेरा पेपर है, पहले इतनी चीजें ये कंप्लीट कर लेता हूँ, इतनी चीजें ये कंप्लीट करता हूँ। और हम उसमें उसकी हेल्प ये करते हैं कि हम एक टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल सेट कर लेते हैं कि इतने टाइम में ये कर लेना चाहिए, इतने टाइम में ये कर लेना चाहिए। पर शांति काल में, कि जब पेपर ना हो, और उन विद्यार्थियों के लिए जो एक मेंस दे चुके या दो मेंस दे चुके या जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो गई हो, उनको लगता है कि अब कैसे पढ़ा जाए, अब क्या किया जाए। टाइम टेबल बनता ही नहीं है। हम सुबह कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, एक सब्जेक्ट को कितने दिन तक पढ़ना है, कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, याद हुआ कि नहीं हुआ, मैंने आंसर लिख तो लिया, अब कैसे चेक करवाऊं इसको। पिछली बार मेंस दिया था, मेरे हिसाब से तो मेंस अच्छा ही हुआ था, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कि फर्स्ट पेपर में इतने नंबर कम क्यों आ गए, जबकि मैं तो आंसर लिख के आया था। तो चीजें गड़बड़ा जाती है थोड़ी। उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो मेंस दे चुके हैं या जो अगली बार मेंस देंगे, जिनके इस बार घर पर बैठकर अब उनसे पढ़ाई नहीं होती, उस शांति काल में निरंतरता को कैसे बनाए रखा जाए, उन अपने सभी स्प्रिंग बोर्ड के पुराने विद्यार्थियों के लिए ये एक बैच है, मेंस वैल्यू एडिशन बैच। मुख्य उद्देश्य इस बैच का केवल इतना सा है कि वे विद्यार्थी अपनी निरंतरता बनाए रखें। दिलीप सर हमेशा कहते हैं कि सबसे अच्छी पढ़ाई शांति काल की पढ़ाई होती है, कि जब सामने वैकेंसी ना हो, उस समय जो धैर्य के साथ पढ़ाई कर ले, उससे अच्छी पढ़ाई कुछ भी नहीं होती है। वो कंटिन्यूटी बनी रहे, डेली हम कोचिंग आ जाएं, और कोचिंग आके डेली हम पढ़ाई कर लें उसके साथ में। उसके लिए एक बैच हम इस मंगलवार से शुरू करने जा रहे हैं, जो अभी मंगलवार आ रहा है, उससे 18 तारीख को संभवतः मंगलवार है, तो 18 तारीख से बैच शुरू करेंगे। लिखा हुआ है पुराने विद्यार्थियों के लिए आरएस मेंस की रणनीति कैसी हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा यही है कि अभी तो मैं जानकारी दे रहा था, बाकी 18 तारीख से हम प्रॉपर बैच शुरू करेंगे। उस बैच में हम क्या क्या करेंगे उसकी चर्चा की जा सकती है। 18 नवंबर से, एग्जैक्टली लिखा हुआ 18 नवंबर से हम ये शुरू कर देंगे। किन के लिए लिखा हुआ इन्होंने? अपने पुराने विद्यार्थियों के लिए। पुराने विद्यार्थियों का मतलब ये है कि जिनके बैच कंप्लीट हो गए हो, या जिन्होंने मेंस वगैरह दे दिए, पुराने बैच भी जिनके कंप्लीट हो गए, उन लोगों के लिए 18 नवंबर से एक मेंस वैल्यू एडिशन बैच की शुरुआत है। इसका उद्देश्य है कि आपके उत्तर लेखन को परिष्कृत करना, मतलब फाइन और अच्छे आंसर कैसे लिखे जाएं। मैं इस बात को मानता हूं कि आप भी इस बात को मानेंगे कि वे तमाम बच्चे जो मेंस दे रहे होते हैं, उन सबको आता तो बहुत कुछ है, उसको लिखना कैसे, एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें हमेशा 19-20 का फर्क रहता है। तो उसमें 20 होते हैं, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, कहीं जो 18-19 रह जाते हैं वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, इतना सा फर्क होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि उसको एकदम ही नहीं आता और उसको बहुत अच्छा आता था। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने थोड़ा फाइन तरीके से अपने आंसर लिखे, थोड़ी परिष्कृत आंसर लिखे, वो हम बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है वो कैसे कर सकते हैं, उस पर हम ध्यान दे लेंगे।
हमने इसमें लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल चीजें हम कनेक्ट करना कैसे सीखेंगे, कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो अचानक वहां जाते ही अपने को लगता है कि अरे यार इस हिसाब से तुम्हें पढ़ा ही नहीं था, हम ना घबराएं, उस क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। क्योंकि जैसे इस बार हमने देखा खूब सारे कि वे लोग जिन्होंने 2023 वाला मेंस दिया था, इंटरव्यू कॉल हुए थे, उनके इस बार वापस इंटरव्यू कॉल हुए। कारण कि वो मेंस का पेपर में यदि थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से भी आया तो उसको पता था कि ये क्वेश्चन करना वैसे है जैसे नोट्स लिखे हुए हैं, बस उसको टैकल करने का तरीका क्या होता है वो मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने पिछली बार दिया था, इस बार दोबारा दे रहा हूं। जो नए विद्यार्थी थे वो थोड़े घबराए, उसको देख उनको लगा अरे यार ये क्या पूछ लिया, गांधी जी ने 3 पीढ़ियों को प्रभावित किया, ये तो मैं पढ़ गई नहीं है। थोड़ा सा कोई दिमाग लगाता तो देख लेता कि हाँ यार गांधी जी 3 दशक तक भारत के अंदर रहे, 1920 के दशक में उनका असहयोग आंदोलन है, 1930 के दशक में उनका सविनय अवज्ञा है, 1940 के दशक में बाद में उनका भारत छोड़ो आंदोलन है। इन तीनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, गांधी जी की अलग अलग वर्गों के लिए क्या रणनीति रही, उनके लिए क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा। हमें 100 शब्द तो लिखने थे, 100-150 शब्द तो हो जाते हैं हमारे। पर वहां पर जब बच्चे का ऐसा अभ्यास नहीं किया हुआ होता है, स्टूडेंट का जब अभ्यास नहीं होता है, तो वो घबराता है। उसको लगता है कि यार ये तो अचानक ही मेरे सामने चीज आ गई, अब इसको तो मैं टैकल ही नहीं कर पाऊंगा। उन सब चीजों के लिए अब मुझे याद है कि पिछली बार, शायद इस बार नहीं, पिछली बार क्वेश्चन आ गया था कि राजस्थान में सूर्य मंदिरों के बारे में बताइए। अब यदि कोई स्टूडेंट उन नोट्स को ढंग से देख लेगा तो वो कहेगा कि मेरे नोट्स में अलग अलग जगह पे 6-7 सूर्य मंदिर लिखे हुए, अलग अलग। अब वो ये हो सकता है कि एक लिखा होगा गलताजी में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है, एक लिखा होगा ओशिया में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है, एक लिखा होगा कि चित्तौड़ में बापा रावल ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अलग अलग जगह पे लिखे हुए, ये भी लिखा होगा कि सबसे अधिक कोई सूर्य मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास सिरोही में मिलते हैं, बसंतगढ़ में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। पर अचानक उसके सारे के सारे याद नहीं आते, वहां पर वो चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती। वो चीजें ऐसे कोई यदि क्वेश्चन आए उनको कनेक्ट कैसे किया जाए, उसमें और क्या लिखा जा सकता है ताकि वो आंसर और अच्छा हो जाए, वो सब चीजें अपने कर लेंगे। सटीक मूल्यांकन हमने लिख तो लिया, वो कितना सही है कितना गलत है वो कैसे किया जाए, वो हम इस बैच में कर लेंगे। तो बेसिकली हम 3 चीजों पे ध्यान देंगे। अच्छे आंसर कैसे लिखें, आंसर में कनेक्टिंग मेथड कैसे अपनाएं कि चीजों को जोड़ना कैसे सीखें, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा भी दिख रहा है तो उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और हमने जो लिखा वो कितना सही है कितना गलत है, इस पर हम बात कर लेंगे। एक और नोटिस किया गया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर मान लो अपने नंबर कम आ रहे हैं, कि फोर्थ पेपर जो है जब मेरिट कम जा रही है तो फोर्थ पेपर का अपने आप में बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। तो हिंदी इंग्लिश को हम और स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, या एग्जाम में वे पेपर जिनके अंदर हमारा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा उनमें और स्कोरिंग कैसे किया जा सकता है। तो उन सबको मिला के एक पैकेज वाला था कि वो हम इस वैल्यू एडिशन बेचो। नाम इसका वैल्यू एडिशन है कि आपने मेंस दिया है, आपको सब कुछ आता है, बस उसमें थोड़ी सी चीजें और जोड़नी है ताकि वो जो 19-20 वाला अंतर है वो अपना 21 पे चले जाए, हम 19 से 20 पे ना रहे 21 पे जाए और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उतना सा उसका उद्देश्य है। इसमें यह भी लिखा है कि कौन करेगा, ये लेंगे कौन, तो बेसिकली ये है कि हम जितने भी टीचर्स है स्प्रिंग बोर्ड की जो भी अनुभवी फैकल्टी वो सारे लेंगे। और अब जो टॉपर्स जिनके सिलेक्शन हुए, क्योंकि उनके नए नए सिलेक्शन हुए, उस एग्जाम पैटर्न से अधिक रूबरू रहे हैं, वो जानते हैं इस एग्जाम पैटर्न के बारे में, हम उन लोगों का पूरा सहयोग लेंगे और उन लोगों का भी धन्यवाद है कि वो सहयोग के लिए सारे तैयार भी हैं। तो वो लोग जो होंगे उनको हम डेली क्लास के अंदर बुलाएंगे, वो हमें बताएंगे कि उनके सामने किसी क्वेश्चन को लेके क्या दिक्कत आई थी या उन्होंने उस आंसर को कैसे टैकल किया था। तो दोनों मिला के और वो जो अपना सेशन हो गया, वो जो क्लास होगी वो चलेगी अपनी। पेपर 4 और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वही मैंने जैसा आपको बताया, हाई स्कोरिंग का मैं तो यूं कहूंगा इसको कि जैसे कल मेरे पास कोई 2 बच्चे आए, उनका सर हमने 2 मेंस दिए पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं वो 5-7 नंबर का लेकर रह जाता। उनका मेरे से कंसर्न ये था कि हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी, अब हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। होता क्या है कि हम प्रीलिम्स में इंडियन हिस्ट्री छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि यार इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे, इसको छोड़ देते हैं। मेंस के लिए कई बार आरपीएससी टाइम ही कम देती है, तो हमें लगता है अब इतने कम टाइम में तो बाकी वाले सब्जेक्ट हो जाए, मेरी हिंदी इंग्लिश हो जाए, मेरा पबेड हो जाए, मेरा एथिक्स हो जाए, वही खूब है। तो मैं इसको भी इंडियन हिस्ट्री को एक बार ड्रॉप करता हूँ, बाकी वाली चीजें पढ़ लेता हूँ, यहाँ से स्कोर होगा। अब इस चक्कर में एक पूरा 70 नंबर का जो पोर्शन होता है वो निकल जाता है, 70-75 नंबर का जो पोर्शन है वो निकल जाएगा हमसे। अब उसमें फिर या तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ के जाएंगे या थोड़ा बहुत जो राजस्थान पढ़ा वो पढ़ जाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे नहीं, इंडियन हिस्ट्री पे भी हम पूरा ही ध्यान दें, उस पर भी हम उतना ही ध्यान दें जितना बाकी सब्जेक्ट पे देते हैं, क्योंकि शांति काल हम दे सकते हैं तो हम ध्यान दें, ताकि मेंस के अंदर उधर भी हमारे नंबर आए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सब सब्जेक्ट में नंबर लाएंगे तभी हमारी पार पड़ेगी। तो हम ऐसी चीजों पे भी ध्यान देंगे जिन पे हम प्री और मेंस में ध्यान ना दे पाते या किसी भी वजह से उनको छोड़ना पड़ता है, अब ना छोड़े, अब हम तैयार कर ले ताकि वैकेंसी आए तब हम भले ही दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दें, क्योंकि ये पहले से हमारे तैयार होंगे। उत्तर लेखन में यूपीसी स्तर की विश्लेषण क्षमता को विकसित करना है। वही है कि जब आजकल हम कह रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्जाम पैटर्न जो है वो एनालिटिकल फॉर्म के अंदर आ रहा है, एग्जाम पैटर्न जो है वो यूपीएससी की तरह आ रहा है, तो क्यों ना हम वैसे आंसर लिख लें, हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वैसे कर लें। मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, करंट का हर महीने का, हालांकि हम स्टूडेंट को हमेशा बोलते रहते हैं कि वो अखबार पढ़ लें, अपना करंट तैयार कर लें, पर नहीं होता जी।
तो वो जिम्मा भी हम ही लें, और जब बैच चलाएंगे उस बैच के अंदर करंट, हर महीने का करंट अपने साथ साथ में तैयार कर लेंगे, जिस भी सब्जेक्ट का होगा उस सब्जेक्ट का करते हुए चलेंगे। जैसे बेसिकली हम जब पिछले 2 एग्जाम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, इकोनॉमी वाला पोर्शन, और आपके इकोलॉजी जिसको हम कहते हैं वो वाला पोर्शन जो है, उसमें खूब सारी करंट की चीजें आने लगी। इवन इकोनॉमी और पॉलिटी के अंदर भी वो चीजें जोड़ने लग गए। तो हम चाहेंगे कि वो करंट की चीजें जोड़ के रखें, और हम इसको ये ना माने कि करंट का क्वेश्चन आएगा तभी करंट का करेंगे। हम ये माने कि यदि इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन भी आया है, वो भले बेसिक इकोनॉमी का है, पर यदि वो करंट से कहीं जुड़ता तो हम उसको जोड़े, यही वैल्यू एडिशन है। यदि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आया, वो बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यदि उसमें कोई करंट की बात जो उन दिनों चल रही है, और एग्जाम पैटर्न ये भी कहता है कि इन दिनों में जो भी करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं, उनका वो क्वेश्चन किसी बेसिक चीज से उठा के और बना के पूछ लेते हैं। क्यों ना हम दोनों चीजों को जोड़ लें, दोनों चीजों को एक साथ करना सीख लेते, वो भी हम करेंगे इसके अंदर। ये बेसिकली, पर मैं इसमें नहीं लिखा हुआ, वो बात मैं बताता हूँ। हम इस बैच को कुछ यूं शुरू करेंगे। हम ये प्रॉपर एक 6 घंटे का, जैसा का आपके पहले जब आप पढ़ा करते थे, जब आप बैच में आया करते थे, उस समय जो आपका पैटर्न था वो सेम फॉलो करेंगे, उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। हम एक 6 घंटे की पूरी क्लास चलाएंगे। उस 6 घंटे की क्लास में डेली आपकी 1 घंटे की हिंदी और 1 घंटे की इंग्लिश होगी, क्योंकि वो फोर्थ वाला पेपर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पे दबाव डाल रहा है। हम वो कह रहा है कि जितना उसको पढ़ा जाना चाहिए उतना हम नहीं पढ़ते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ग्रामर तो मेरे हो ही जाएगी, और उस चक्कर में 50 नंबर की हिंदी में और 20 नंबर की इंग्लिश वाली ग्रामर, उस पर उतना ध्यान नहीं देते। हमें लगता है विलोम शब्द तो मैं पढ़ ही लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, पर्यायवाची तो मुझे आते ही हैं, पर वो उतने नहीं आ पाते जितने आने चाहिए, और वो जो सटीक आंसर दिया जाना चाहिए वो हम दे नहीं पाते। तो हम चाहेंगे कि डेली वो क्लास हो, उसमें दोनों चीजें की जाए। न केवल हम उनका बेसिक पढ़े, कि बेसिक जो उनके रूल होते हैं, किस प्रकार से कोई क्वेश्चन टैकल किया जाना चाहिए वो तो देखें, साथ में उनका जो पोर्शन लिखने वाला पोर्शन होता है उस पर भी हम उतना ही ध्यान दें, और डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। वो बोले ऐसे राइटिंग हो, वो बोले कोई समरी हो, वो बोले हिंदी का पल्लवन हो, वो बोले संक्षिप्तीकरण हो, वो बोले पत्र लेखन हो, उस सिलेबस में अपने जो कुछ दिया हुआ है वो हम डेली करेंगे। डेली की 1 घंटे की हिंदी क्लास, 1 घंटे की इंग्लिश क्लास, दोनों लगाई जाए क्लास है। एक हमारा उसके अंदर ये है कि अभी आपको विस्तृत सिलेबस और उसके अंदर बता दिया जाएगा, हम बता देंगे उसको। जैसे मैं अभी तक जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि जब हम 18 तारीख से शुरू करेंगे तो 1 घंटे की हिंदी और 1 घंटे की इंग्लिश। एक हम ये करेंगे उसमें 2 घंटे का एक कोई सब्जेक्ट उठाएंगे। जैसे शुरुआत में हम हिस्ट्री लेंगे कि हमने इंडियन हिस्ट्री उठाया, तो इंडियन हिस्ट्री के 2 घंटे तक आपको वहीं पे बिठा के आपको पहले बता देंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आते हैं। मान लीजिए जैसे हम एंशिएंट शुरू करते हैं, और एंशिएंट में हमारे शुरुआत का टॉपिक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद काल, और बुद्धिज्म और जैनिज्म। वो जो धार्मिक क्रांति हम कहते हैं, ये हमने 4 टॉपिक ले लिए। आपको पहले दिन बता दिया जाएगा ये 4 टॉपिक पढ़ के आना आप, क्योंकि आपने मेंस दे रखा है, आप उनके बारे में जानते हो, आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास नोट्स पड़े हैं, आप उनको पढ़ के आइए। अगले दिन आपको हाथों हाथ वहीं क्लास में बिठा के हाथों हाथ आपसे वहीं क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, वहीं टाइम दिया जाएगा, अब आप लिखिए। 2 घंटे का पूरा टाइम होगा, और 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर हम मान रहे हैं कि अभी हम 1.5 घंटे कर लें उसको, कि 1.5 घंटे के अंदर वो लिखवाए जाए। वहां 3 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, यहाँ 1.5 घंटे में हो 100 नंबर का हो। उसमें कुछ क्वेश्चन 20 शब्दों वाले भी हो, कुछ 50 शब्दों वाले भी हो, कुछ 100 शब्दों वाले भी, सारे डाले जाए। फिर एक उस विषय को जानने वाला, कि मान लो हिस्ट्री का कोई टीचर है तो हिस्ट्री का टीचर, या कोई टॉपर जो है वो उस सब्जेक्ट को अच्छा समझता है जो टॉपर, उसको भेजा जाए। मैं शुरुआत, जैसे मैं हिस्ट्री है तो मैं कर लूंगा कि मैं हिस्ट्री के अंदर आकर शुरुआत में अपने शुरुआत कर लेंगे उसकी, कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। आपने जो लिखे हैं वो सब बच्चों के देखने आंसर क्या क्या लिखे हैं, बच्चों से पढ़वाने उनके क्या क्या लिखे हैं, और फिर उनका सटीक तरीका क्या है, उनका एग्जैक्टली आंसर क्या है, वो क्लास में बोर्ड पे बताने कि इनका ये लिखा जाना चाहिए। वापस जहां पर सुधार की गुंजाइश है वापस कहना कि इनको सुधारना है, कल क्लास में वापस सुने जाएंगे, घर पे जाके आज वापस लिखना, वो घर पे जाके वापस लिखे, उनमें सुधार करे कुछ। अगले दिन हम वापस थोड़ी सी चर्चा उन पे करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन और लेंगे, उन नए क्वेश्चन को करेंगे, और धीरे धीरे सिलेबस को तोड़ते हम ये सब चीजें कंप्लीट करेंगे। कि जैसे हम एंशिएंट को हम कर दें कि हम 3-4 दिन तक एंशिएंट पढ़ ले, 4-5 दिन तक एंशिएंट पढ़ ले हम, कि हम पहले दिन हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेके मान लो हम बुद्धिज्म जैनिज्म तक गए। अगले दिन हमने कहा कि हम तो मौर्य और पोस्ट मौर्य पढ़ लेंगे। अगले दिन हम कह देंगे गुप्ता और हर्षवर्धन पढ़ लेंगे। एक दिन हम कह देंगे हम तो जो साउथ इंडिया वाला है कि चालुक्य पल्लव है, जो चोल है, या जो ट्राइपार्टी स्ट्रगल है, त्रिपक्षीय संघर्ष है, उन सबको पढ़ लेंगे। 4 या 5 दिन जितना अपना चलेगा। स्टूडेंट जब आएंगे उनकी सहूलियत के अनुसार उनको देख लेंगे कितना क्या समझ में आता। अभी शांति काल हमारे पास समय है, हम टाइम लेके उसको कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को इतना अच्छे से तैयार करना है कि जब मेंस आए या जब वैकेंसी आ जाए, जब एग्जाम सिर पे आ जाए, तब किसी प्रकार की हेक्टिक ना हो जाए चीजें, किसी प्रकार की हड़बड़ी ना हो जाए, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। फिर जब एंशिएंट खत्म हो जाती है, हम उस एंशिएंट का एक पूरे का टेस्ट लेंगे। अलग नए क्वेश्चन उसके अंदर और पूछेंगे, उन क्वेश्चनों कैसे जवाब हो सकते हैं वो देंगे।
अब उसके बाद जब हमने मिडाइवल शुरू कर ली, जब हम मिडाइवल शुरू कर लेंगे तो भी हम ये कोशिश करेंगे कि एंशिएंट के भी यदि कोई चीजें बच गई, स्टूडेंट को और क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये घर पे लिखे जाएं, अगले दिन उनको और चेक किया जाएगा, जितने क्लास में चेक होंगे उतने क्लास में चेक किए जाएंगे। फिर बाकायदा बाहर खूब सारे टॉपर्स या जो खूब सारे जो कॉपी चेक करने वाले लोग और होंगे, उनके पास आप आंसर जमा करवा सकते हो, वो और आपके आंसर को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, यदि कोई रह गया क्लास में बताने से वहां पर चेक कर लेंगे। तो लगभग 1.5 घंटे का पेपर, 1.5 घंटे की क्लास, 3 घंटे वो हो जाएंगे, 1 घंटे की हिंदी और 1 घंटे की इंग्लिश, लगभग 5 घंटे का। अब मैंने ये भी सोचा था कि 2-2 घंटे करते, 2 घंटे का पेपर और 2 घंटे क्लास भी हो सकती है, लगभग 6 घंटे का हो जाएगा। पर बीच में मेरे दिमाग में यह भी है कि हम साथ में कोई एक मेंस वाला सब्जेक्ट भी लेके चलेंगे घंटे भर के लिए। अच्छा मान लो हम आईआर ले लेते हैं कि वो हम प्रीलिम्स में पढ़ते नहीं है, अखबार आप लोग चूंकि पढ़ते नहीं हो, तो हम 1 घंटे उस आईआर का रिविजन करें कि उसमें थोड़े बहुत आंसर भी लिख लें, यदि लिख सकते हैं तो, या घर पे लिखने के लिए दे दी जाए, उसका रिवीजन करें और आपको क्लास में याद करवाया जाए, या उसमें कुछ जोड़ने लायक चीजें हैं जो आपके नोट्स में नहीं है, आपको लगता है और जोड़ ली जानी चाहिए उनको, तो वो चीजें हम जोड़ लें। वरना स्टूडेंट कहता है मैं मेरे नोट्स को जो है वो इनरिच कैसे करूं, अब वो है कि कोचिंग करवा देगी, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे भी आइडियाज बताए जाए, क्योंकि तुमने मेंस दिया है, तुम इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तुम्हें भी पता है उसके अंदर कहाँ कमियां है, कहाँ अच्छी बातें हैं, क्या चीजें और जुड़नी चाहिए, वो तमाम चीजें आपने और जोड़ ले। आईआर जब कंप्लीट हो जाता है अपना, पूरा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, आपने पढ़ रखा है, चीजें जोड़ने लायक चीजों की, समझाने लायक चीजों की वो कर लेंगे। हम आगे कोई ऑडिट ले लेंगे, हम उसमें मैनेजमेंट ले लेंगे, हम उसमें कोई सोशियोलॉजी ले लेंगे, हम उसमें योगा स्पोर्ट्स ले लेंगे, हम उसमें एथिक्स ले लेंगे। इस प्रकार के कोई छोटे छोटे जो सब्जेक्ट होंगे वो 1 घंटे में जो हो सकते हैं हमारे, वो भी कर लेंगे। लगभग 6 घंटे का डेली करेगा। इससे होगा ये कि आपके 6 घंटे का डेली का रूटीन बन जाएगा, डेली अपनी क्लास के अंदर पढ़ाई हो जाएगी, डेली की डेली हम आंसर लिखेंगे। ये पूरा खेल राइटिंग प्रैक्टिस पे है। तो लिखना केवल लिखने से आता है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। यदि कोई कहे कि नहीं मैं तो वहां पर जाके लिख लूंगा, तो जिन लोगों ने मेंस दिया जिनका नहीं हुआ उनसे आप पूछ सकते हो कि ना ऐसा नहीं होता, वहां पर नहीं लिखा जाता। हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही वहां पर कम जोर आएगा, हम जितना ज्यादा यहाँ पे लिखेंगे वहां पे दिमाग उतना ही चलेगा, फटाफट आंसर लिख लेंगे। हम किसी अलग से आए हुए क्वेश्चन को देके हड़बड़ाएंगे नहीं, हम समझते हैं कि इसको इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नोट्स की चीज वैसी वैसी लिखी हुई है, उनको मैं कैसे अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ और इसमें क्या अच्छा कर सकता था, कहाँ मैप बना सकता हूँ इसके अंदर, कहाँ करंट से जोड़ सकता हूँ इसको, उन तमाम चीजों को ले लेंगे। जैसे हिस्ट्री में खूब सारे कोटेशन होते हैं, हम कोशिश करेंगे हम खूब सारे कोटेशन याद करेंगे, किसी 100 शब्दों वाले आंसर को हम कोटेशन से शुरू करें, कोटेशन से समाप्त करें। इथिक्स में विजय सर हमेशा कहते हैं कि हमें खूब सारी कोटेशन याद कर लेनी चाहिए। हम उन कोटेशनों को अभी याद करेंगे साथ साथ में, जो हमारे न केवल इथिक्स में काम आए बल्कि ऐसे राइटिंग में काम आए, हिंदी का ऐसे, इंग्लिश का ऐसे, उनमें कौन सी कोटेशन लाई जा सकती है, महापुरुषों की कौन सी बातें जोड़ी जा सकती है, शब्द और कैसे ऐसे किए जा सकते हैं, लेखन शैली और कैसे अच्छी की जा सकती है, उन तमाम चीजों पर ध्यान देंगे तो लगभग आपके 6 घंटे का बैच चलाया जाएगा। ये हमारे पुराने विद्यार्थियों के लिए, वे विद्यार्थी जो पास हो, बैच कंप्लीट हो चुका है, वे विद्यार्थी जो मेंस दे चुके हैं या जिनको मेंस देना बैच कंप्लीट हो गया, जिनसे अब घर पर पढ़ाई नहीं होती, वो तमाम लोग हैं। उसकी फीस बड़ी नॉमिनल फीस रखी गई है कि उसकी 5,000 रुपए फीस है, और वो फीस केवल इसलिए रखी गई है कि यदि कुछ भी ना रखा जाए तो फिर स्टूडेंट पढ़ता नहीं, सीरियस नहीं लेता है चीजों को। तो नॉमिनल फीस है कि बच्चा आए और आके जितने दिन तक हम वो चीजें चलाएंगे, जब तक वो सारे सब्जेक्ट नहीं समाप्त हो जाते हैं, तब तक वो आके पढ़े, वहीं पर पढ़ ले, बाद में भी बैठ के यदि वहीं पर पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के स्टूडेंट के लिए है ये, हमने केवल अपने स्टूडेंट के लिए शुरू किया है, क्योंकि वो स्टूडेंट हमारे से जुड़ा हुआ रहता है, वो सब इन चीजों को जानता है कि क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ा जाना चाहिए, हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। पर फिर भी चूंकि जब भी ऐसे बैच शुरू किए जाते हैं, बाहर के खूब सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमें भी आना है, हमें भी इस बैच के अंदर एडमिशन लेना है, तो हम क्या करें इसके लिए। उनके लिए वो प्रॉपर बैच है, उनके लिए 15,000 रुपए फीस है, वो 15,000 रुपए फीस जमा करवाए, जैसा मैंने बताया उस पैटर्न पे हम पढ़ाएंगे तो आगे कर सकता है। बाकी वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए नॉमिनल फीस है। धीरे धीरे जब थोड़ा बैच अपना आगे बढ़ जाएगा, हम मेंस की टेस्ट सीरीज अपने और चलाएंगे, तो उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बाद में हम और देख लेंगे क्या चेंज करने, क्या चेंज नहीं करने। अभी बैच का पैटर्न कुछ ये रहेगा, अभी अपना पूरा फोकस ये कि हम क्लास में लिखें और क्लास में लिखे को हाथों हाथ हम चेक करें, हम घर से कुछ आंसर लिख के लाएं, अगले दिन वापस उन पर चर्चा करें। और जब 10 अलग अलग लोगों से हम सुनते हैं, ग्रुप स्टडी यही है, जो हम ये कहते हैं कि अलग अलग लोगों के क्या विचार हो सकते हैं। तो जब अपने साथ में बैठे 5 लोगों ने अलग अलग प्रकार के आंसर बोले, अपने को लगा, टीचर को लगा कि अरे यार इस वाला आंसर सबसे अच्छा है, तो उस वाले आंसर में हम देखेंगे कि हमारे वाले में क्या कमी थी, इस वाले में क्या अच्छा है, उसकी चीजें हम जोड़ेंगे, हमारे वाले में यदि कुछ अच्छा है तो वो चीज वो जोड़ेगा, तो हम मिलजुल के भी उस प्रयास को कर पाएंगे, उन चीजों में हम सही ढंग से बैठ पाएंगे। ये भी पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा,
क्योंकि जब आप कह ही रहे हो कि आप सामने बिठा के आंसर लिखाओगे, एक एक से बुला के पूछोगे, तो ऑनलाइन ये कतई संभव नहीं है कि कोई क्लास केवल देख के वहां पर बैठे, कहीं दूर बैठ के देखे और बाद में उसके आंसर भी लिख ले और उस आंसर को चेक कर लिया जाए। नहीं हो सकता पॉसिबल। वे बच्चे जो जयपुर बैठे हैं, जिनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, जिनको अगला मेंस देना है, इस बार नहीं हुआ, उनके सामने चिंता यह है कि अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूं, प्री तो हो जाएगा, वापस मेंस में कमी आ रही है मेरे। उन बच्चों के लिए सब चीजें हैं, इसलिए ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, ये ऑफलाइन ही होगा। बच्चे यहाँ आए, सामने बैठ के पढ़े, उनका टाइम टेबल बन जाएगा, कोचिंग को उनके साथ में जो भी वैल्यू एडिशन करना है तो उनके साथ चीजें करवा दी जाएगी और मिलजुल के आने वाला जो होगा उसमें हमारी जो कमियां रहेगी, आने वाले एग्जाम में वो कमियां ना रहे, उनकी तरफ अपने चर्चा कर लेंगे। हम ये भी उसमें सारी चर्चा करेंगे कि इन पिछले कुछ सालों के अंदर आरपीसी और यूपीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अपना पूरा प्रयास रहेगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में बैठ के लिख लिए जाए, ताकि उनसे संबंधित उनके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। हम क्लास में भी उनके जैसे खूब सारे क्वेश्चन होंगे। अपनी टेस्ट सीरीज की पूरी जो डेडिकेटेड टीम है उसका मैं आज ही कह के आया था, उनका पूरे दिन काम यही होगा कि वो एक हमें अच्छा सा पेपर बना के देंगे। अगले दिन आपका पेपर लिया जाएगा, वहीं बिठा के पेपर लिया जाएगा, हाथों हाथ आंसर लिखवाए जाएंगे, हाथों हाथ आपसे पूछे जाएंगे, आपकी कॉपियां चेक की जाएगी, वहीं पर आपसे अच्छे आंसर वापस कैसे लिखने हैं वो बताया जाएगा। और आपको ज्यादा लगता है कि ये तो हमें दिया जाए अच्छा आंसर, आंसर लिख के देंगे बाकायदा, इसको ऐसे इस प्रकार लिखा लिखवा देंगे क्लास के अंदर। उत्तर लेखन में जितनी समस्याएं आ सकती है वो सारी दूर की जाएगी। हिंदी इंग्लिश वाले पेपर को और कैसे अच्छा किया जा सकता है वो सारा किया जाएगा। वे कुछ पेपर जो प्री में नहीं लगते मेंस में आते हैं, हमें टाइम कम मिलता है बाद में, उन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। या वे जो प्री में भी लगते हैं मेंस में भी लगते हैं, हम उनको छोड़ देते, नहीं पढ़ पाते। वो जो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और साइंस जो बड़े सब्जेक्ट है जो 350 नंबर के मेंस में आते हैं, पर हम कहीं ना कहीं डिराई बढ़ते हैं कि हमें लगता है हमने प्री में पढ़ लिया, मेंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब हम पब्लिक फिजिक्स छोटे सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे और पार पड़ जाएगी। हम सबको बराबर लेके चलेंगे। जब एग्जाम का पैटर्न में चारों पेपर 200-200 नंबर के हैं, हम चारों पेपर को पढ़ेंगे, उनमें जिसको ज्यादा पढ़ना उसको ज्यादा पढ़ेंगे, जिसको कम पढ़ना उसको कम पढ़ेंगे। ये जानकारी थी। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि 2 बार मेंस दिया है, प्री में तो 112 नंबर आते हैं, पर मेंस में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, स्ट्रेस में मेंस सही नहीं हो पाता है। बस निखिल इसी चीज के लिए है, जब हम सामने बैठेंगे डेली हम इस पर डिस्कस करेंगे, वो कॉन्फिडेंस ही अप होगा। मैं इस बात को मानता हूँ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, 2 मेंस दिए हैं, तुम्हें सब कुछ आता ही है। वो चीजें कहाँ कम रह रही है उस पर हम मिल बैठ के बात करेंगे। जहां जहां कमियां, उन कमियों को सुधार लेंगे, तो अगली बार हमें ये नहीं करना पड़ेगा एक और मेंस दिया, अगली बार हम सेलेक्ट होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, हाँ। सारे स्प्रिंग बोर्ड बाइलिंगुअल कोचिंग है, दोनों प्रकार के लोग, हिंदी मीडियम के भी इंग्लिश मीडियम के भी, दोनों प्रकार के आए, सबके आंसर चेक होंगे। और अभी क्लासें जैसे चलती है, क्योंकि पुराने विद्यार्थी सब इस बात को जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी आए, इंग्लिश मीडियम वाले भी आए, सब करें। और हम अपने हिसाब से ये सब्जेक्ट इतने दिन चलना है, जब तक वो सब्जेक्ट समाप्त नहीं हो जाता है, सारे क्वेश्चन सारे एंगल से सारे टॉपिक नहीं कर लेते हैं, तब तक हम अगले वाले पे जाएंगे नहीं। वरना क्या होता है, वैकेंसी की बात में जब करते हैं तो हमारे सामने ये रहता है कि यार 3 महीने बाद पेपर है, तो हिस्ट्री 3 दिन में करनी है, पॉलिटी 4 दिन में करनी है। यहाँ हम अपने आराम से एक एक चीज पे चर्चा करते हुए, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए, एक एक आंसर लिखते हुए, एक एक आंसर का वापस आंसर बताते हुए, आपसे सुनते हुए, आपकी कॉपियां चेक करते हुए, सब कुछ उस पर ध्यान दिया जाएगा। तभी शांतिकाल की पढ़ाई, वरना तो आप घर बैठ के कर ही रहे हो, फिर कोचिंग बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रनिंग बैच नहीं, रनिंग बैच वाले कोई स्टूडेंट ज्वाइन ना करे, रनिंग बैच वालों के लिए नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। रनिंग बैच वाले जो अपना बैच चल रहा है उस बैच के अंदर ध्यान दें, उसमें जो चीजें चल रही है उनको पढ़ें। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, उस पर ही ध्यान दें, बाकी चीजों की तरफ ध्यान ना दें। वहां आपके खूब सारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्टों पर ध्यान दें। ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट से ओल्ड स्टूडेंट माना जाएगा, जो भी हमारे पुराना किसी भी बैच में पढ़ा हुआ ओल्ड माना जाएगा। अब पहले वो ऑनलाइन का रहा, पर ये पूरी तरीके से ऑफलाइन बैच होगा, वो हमारे सामने आके बैठे करे तभी पार पड़ेगी। बैच ऑनलाइन मैंने बोल दिया, ऑनलाइन जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड को बाकायदा यहाँ जयपुर आके कोई भी कर सकता है, भले वो जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट हो, यहाँ पे आकर करेगा। स्प्रिंग बोर्ड एक है, उसमें जयपुर जोधपुर जैसा कुछ नहीं। जोधपुर में अपनी एक ब्रांच है, मुख्य ब्रांच उसकी जयपुर है, आप यहाँ पे आके उसको भी कर सकते हो। बेस का टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, कल या परसों में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अभी तक हमारा ये मानना है कि हम उसका सुबह का ही रखें, सुबह 7 बजे से 1 बजे का ही टाइमिंग रखें, ये रख लेंगे। यदि उसमें कुछ किंतु परंतु हुआ तो आपको सूचना दे दी जाएगी। जो बैच खत्म होने वाला, अभी बैच खत्म कीजिए। जो बैच खत्म होने वाला वो भी पहले बैच खत्म करे, बैच पे ध्यान दे। तुम बच्चों के साथ ये मैं बड़ी समस्या देखता हूँ, तुम्हें एक चीज को छोड़ के दूसरे की तरफ कूदना होता है, नहीं, तुम्हारे बैच पे ध्यान दो, उसमें जो चल रहा है उसमें 6 घंटे क्लास होती है, उस 6 घंटे की क्लास का 6 घंटे रिवीजन करना होता है। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम 6 घंटे क्लास का 6 घंटे रिवीजन करके एक और बैच ज्वाइन कर लोगे, तो सही बात कतई नहीं है। केवल उस पर ध्यान दे। तुम्हारे बैच में टेस्ट कैसे देने वो हम लेंगे, बैच में उस बैच में जो टेस्ट होंगे वो हम लेते रहेंगे, डेली हम आंसर लिखवाएंगे, बाद में सबके टेस्ट भी ले लिए जाएंगे। बैच कितने महीने चलेगा, जब तक वो चीजें चलती रहेगी हम चलाते रहेंगे उनको, ऐसा कुछ कितने महीने वाला अभी तक ऐसा सोचा नहीं है।
अभी मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिए, एसआई पे ध्यान दीजिए अपने। वैकेंसी कब तक आएगी ये चर्चाएं नहीं करते, जब आरपीसी को निकालनी होगी तब वो निकाल देगी। इसकी चिंता में पढ़ाई क्यों खराब की जाए, अपने ध्यान किस पे दे सकते हैं, आपके मेरे हाथ में क्या है, पढ़ाई है, तो क्यों ना उस पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। क्या इस बैच में जो पढ़ाओगे वो रनिंग बैच में करवाया जाएगा? रनिंग बैच के अंदर पढ़ाई भी तो चीज है, रनिंग बैच में करवाते तो है। ये तो अब बच्चों के लिए है कि उनसे घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो रही, इसमें पढ़ाएंगे नहीं। इसके अंदर हिंदी इंग्लिश जो आपको पढ़ाई भी है, वो हिंदी इंग्लिश बच्चों को एक बार वापस रिवीजन हो जाएगी, बस इतना सा है। बाकी तो उनसे आंसर लिखवाएंगे, रनिंग बैच वालों के आंसर लिख रहे हैं तो रनिंग बैच वाले आंसर लिख के लाया करो, पूरी टीम बैठी रहती है, उनको चेक करवाया करो। इन बच्चों को है कि ये बच्चे चूंकि बैच में नहीं आते, दिया आके और चेक करवा ले, इनका भी एक रनिंग बैच हो जाएगा एक प्रकार से। ये सब चीजें बाद में वहीं पर बैठ के पढ़ लें वो बच्चे, जगह उनके लिए अपने रूम खूब सारे हैं, जो रूम आपको उस समय खाली उपलब्ध मिलेगा उस रूम में बैठ के आप पढ़ लेना। और कोई ध्रुव सिंह जी और थोड़ी। तो ये सब बातें थी, मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ ही नहीं हो सकता कि हम मिलजुल के इस प्रयास को कर लें। सर गवर्नमेंट जॉब में बैच कैसे ज्वाइन करूं, तो आप नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पे कीजिए। लड़कियों को डिस्काउंट मिलेगा, क्यों लड़कियां आरएस नहीं बनेगी क्या? लड़कियां भी तो आरएस ही बनेगी। नहीं, सबको बराबरी के अधिकार है, किसी प्रकार की कुछ ही नहीं इस प्रकार की चीजें। तो आप जो भी इस प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं, उस बैच में जुड़ना चाहते हैं, उसमें तमाम जो फैकल्टी होगी वो आएगी, हमारे जो टॉपर्स है वो आएंगे, उसके अंदर करवाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन करवा दें नवीन जी के पास में, और उसके बाद में बैच का टाइमिंग अभी आप यूं ही मान लीजिए 7 बजे से 1 बजे तक ही होगा। 18 तारीख से हम शुरू कर देंगे उसको, मंगलवार से शुरू कर देंगे। इन तमाम बातों को लेके किया जाएगा। हिंदी की क्लास डेली होगी, इंग्लिश की क्लास डेली होगी, एक कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री से शुरू करेंगे तो वो होगा, जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगा तो हम साइंस उठा लें, साइंस कंप्लीट होगा इकोनॉमी ले लें, इकोनॉमी कंप्लीट हुआ पॉलिटी ले लें, पॉलिटी कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी ले लें। साथ साथ में को छोटे वाले सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे, तो हम दोनों तीनों चीजें लेके चल रहे होंगे। हम वे सब्जेक्ट भी लेके चल रहे होंगे जो प्री में और मेंस में दोनों में आ रहे हैं, हम उन सब्जेक्ट को भी लेके चल रहे होंगे जो केवल मेंस में आएंगे, और हम चौथे पेपर को भी लेके चल रहे होंगे, और हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है। वो तमाम चीजें एक साथ एक पैकेज के अंदर है। आप आराम से वहां पे आके पढ़ाई कर सकते हैं, लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने आंसर टीचर से चेक करवा सकते हैं, उन टॉपर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो अभी अभी सिलेक्ट हुए वो एग्जाम पैटर्न को जानते हैं, उनसे सीख सकते हैं। सारी बातें एक साथ हो जाएगी। और वो जो आप कहते हो कि अब मेंस तो दे दिया, अब और क्या करना होता है इसमें, वो और करने वाली बातें अपनी सारी कर लेंगे। फिर मुझे लगता है सीधी बातों में कुछ ही नहीं रखा हुआ। हम जब बैच शुरू करते हैं, जब क्लास में आते हैं, हम आमने सामने बैठते हैं, तब खूब सारी चीजें निकल के आती है। तो वो चीजें साथ साथ में आप और करते रहेंगे कि उसमें और क्या अच्छा सुधार किया जा सकता है। अभी जो कुछ हमने सोचा था वो मैंने आपको बताया। मुझे लगता है आपको ठीक लगेगा। आप जिन जिन को ठीक लगे वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसी को लगता है नहीं मैं तो मेरी पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना है, वो अपना पढ़ाई करे, घर पे बैठ के पढ़ाई करे, उसका कोई ग्रुप है वहां पढ़ाई करे। उसको लगता है मैं मेरा आंसर चेक कर लेता हूँ या चेक करवा लेता हूँ, वहां पे चेक करवाए। जिनसे नहीं होती, जो कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हो कि नहीं, यदि ये थोड़ा सा मुझे सहायता मिल जाती होती तो कोचिंग ये आपकी एक प्रकार से सहायता कर रही है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 18 तारीख से उस बैच में आ सकते हैं। धन्यवाद। है कुछ और तो फटाफट लो। कोई करो ना, यूपीसी मेंस वाले करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, सबकी होगी। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस सबके हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। करंट की मैंने बताया ना अभी, करंट की क्लास लेंगे, उसके साथ साथ में जो भी हर महीने के टॉपिक होगी करंट के, वो साथ साथ के अंदर ले लिए जाएंगे अपने, एकदम विश्लेषण के साथ ले लिए जाएंगे। मेंस में जो कुछ आता है वो सब कुछ किया जाएगा मेंस में। नाम ही जब मेंस वैल्यू एडिशन बैच है, मतलब आपके पास नोट्स पड़े हैं, उनमें ऐड क्या कर सकते हैं, आप आंसर लिखना जानते हो, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। आपका आंसर आप चेक करवाते हो, अब उसको फैकल्टी चेक कर ले, अब उसको टॉपर्स चेक कर ले, उसमें आपको नए कुछ आइडियाज दे दे, इतना सा है। बाकी मैं ये मानता हूँ, इस बात को आप भी मानते हो, तमाम लोग जानते हो, आप सबको सब कुछ आता है। जब मेंस दिया है तो आपको सारी चीजें आती है, बस उसके अंदर थोड़ी सी चीजें और ऐड करनी है, थोड़ी सी चीजें और जोड़नी है, उसके लिए बेच है। जिनको लगता है उनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे। जिनको लगता है थोड़ा सा जोड़ने से अपने फायदा मिल जाएगा, वो 18 तारीख को सुबह मिले। धन्यवाद।